हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो चलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हमने अलग कर रखा है। मोल कॉन्सेप्ट में तो हम लोग बहुत सारी चीज अभी और भी पढ़ने वाले हैं, बट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री मोल से समझ लीजिए कि मोल कैलकुलेशन का बेसिक पार्ट है। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोल की डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, और कैसे मोल के ऊपर सिंपल जो अपन बेसिक क्वेश्चन अपन बनते हैं एग्जाम में, जो अपन मेंस में, एडवांस में, नीट में आ सकते हैं, वो सारी चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है केमिस्ट्री को सीखने के लिए। केमिस्ट्री मतलब अगर केमिस्ट्री के हमें कुछ भी ABCD भी सीखनी है, केमिस्ट्री का हमें कोई भी टॉपिक आगे सीखना है, तो इस टॉपिक की हमें रिक्वायरमेंट है। तो समझ लीजिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से सीखना है और वीडियोस को अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है, और फटाफट हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे। आप देखिए, तो जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे आप इन सभी वीडियोस को देख करके इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो, सीख सकते हो, और अपने एडवांस, मेंस, नीट उसकी फुल प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं तुम्हें स्टार्ट करने जा रहा हूं इस टॉपिक में क्या क्या हमारे पास में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में, वो आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो वैसे तो ये चीज़ें जो हैं कई बार तो अपन जब हम लोग मोल की कैलकुलेशन के वीडियोस देखोगे तो ज़्यादा लोग डिस्कस भी इन चीज़ों को नहीं करते, बट ये चीज़ें आनी जरूर चाहिए बच्चों को। अगर बाल या बच्चा इनमें कंफर्ट नहीं है ना, तो बच्चे से सिंपल क्वेश्चन कई बार मोल का नहीं बनता। हालांकि मोल की कैलकुलेशन बच्चा करता रहता है। मान लिया हमारे पास 30 ग्राम हमारे पास कोई सब्सटेंस का मास दिया है, तो अपन मास दिया हुआ है, ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल दिया। बच्चे को इजी गोइंग भी लगता है, बच्चे को बड़ा कंफर्ट लगता है, यार मुझे तो मोल आते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। बट कई बार एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी एलिमेंट के अपन पे 1 एटम का मास कितना है, तो बच्चा देखेगा यार अपन किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास कितना होता है, ये पता भी नहीं है। तो कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन वे चीजें बहुत ही इजी हैं और उनकी जानकारी बच्चे को पूरी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा पूरी तरह अपने कंसेप्ट को रिफाइन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। हेडिंग डाल दीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। शॉर्ट में हम लोग बेटा बोलते हैं RAM। RAM, हाँ क्या होता है ये RAM? तो RAM की डेफिनेशन हम लोग यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, फिर इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, लिखेंगे। RAM इज डिफाइंड एज, it is the ratio of mass of one atom of an element to the 1/12th part of mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन जो लिखी है उसको मैं अब यहां पर जो राइट डाउन किया है उसको मैं अब आगे राइट डाउन करने जा रहा हूं रेशियो की फॉर्म में। तो उसे ध्यान देंगे हम लोग। RAM इज इक्वल टू, रेशियो है एक प्रकार से, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो यहां लिख दीजिए बेटा, मास ऑफ 1 एटम of an element to the mass of 1 atom of an element to the 1/12th part of mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप। देखो कार्बन जो है उसके दो अलग अलग आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। जो कार्बन 12 है ना वो स्टैंडर्ड है, उसे फिक्स किया हुआ हमने, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी एलिमेंट का 1 एटम का मास ले रहे हैं, और कार्बन 12 के 1 एटम के मास का 1/12 पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, उसका रेशियो जो है वो RAM होगा। एक बार फिर डेफिनेशन तुम देख लीजिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट,
मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे मेरे वर्ड पे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। इसका मतलब ये टर्म ऊपर वाली एटॉमिक मास है, ठीक है। और 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये 1 AMU होता है। 1 AMU की डेफिनेशन ही है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन जानते हो? एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ये होती है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का, यानी कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम की मास का 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। और किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, यानी कि ये क्या है बेटा, ऊपर वाला मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक मास, यानी कि RAM का मतलब अगर मैं बताऊं तो RAM का मतलब होगा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ओवर 1 AMU। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक मास को अगर AMU से डिवाइड कर दोगे तो RAM आ जाएगा। इसका मतलब RAM इज डायमेंशनलेस, RAM की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो RAM को लिख देंगे इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। अब आ जाओ, अब मेरे वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दो आगे, कि अगर मान लिया मैं तुमसे ये बोल देता हूं, ध्यान देना, ध्यान देते रहना, ऊपर वाली भी लाइन मैंने हटा दी है, डायमेंशनलेस। तो अगर मैं तुमसे ये बोल देता हूं कि RAM और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू RAM इंटू 1 AMU, ठीक है ना। अब बात फिर समझ लीजिए, मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, अगर तुम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुन रहे हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट, सपोज सल्फर है, सल्फर की एक एटम का जो मास होगा दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। क्लियर अपन? और 1 AMU क्या है? 1 AMU कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन की 2 आइसोटोप बताई थी अभी मैंने, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 जो लिया है, कार्बन 12 की जो कार्बन का अपन एक आइसोटोप कार्बन 12 है, उसकी एक एटम की मास का 1/12 पार्ट का रेशियो RAM होगा, यानी कि RAM जो है एटॉमिक मास अपॉन AMU का रेशियो होता है, इसलिए डायमेंशन नहीं होती। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू RAM इंटू 1 AMU, ठीक है, RAM इंटू 1 AMU। अच्छा, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, RAM और AM में, एटॉमिक मास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि RAM की कोई यूनिट नहीं है और एटॉमिक मास की यूनिट AMU है, यानी कि RAM को अगर AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे तो AM आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे मैं अभी नीचे यहां पर लिख के बताता हूं, सपोज सल्फर ले लिया मैंने, एलिमेंट सल्फर ले लिया, तो इसका RAM कितना होगा 32 और इसका AM क्या होगा एटॉमिक मास। ध्यान देंगे, RAM का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास 32 AMU। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ याद कर पाएंगे अच्छे से। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास है, मतलब सल्फर की एक एटम का मास, सल्फर की एक एटम का मास कितना होता है 32 AMU। और 32 AMU एटॉमिक मास है, अगर उसे कार्बन 12 आइसोटोप की एक एटम के मास का 1/12 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में RAM, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप की एक एटम का मास का 1/12 पार्ट 1 AMU होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, एक अपन 32 है और एक 32 AMU है, मतलब RAM 32 है तो AM 32 AMU है। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, तो यहाँ 16 होगा, यहाँ 16 AMU होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट में डिफरेंस है। नाइट्रोजन 14 AMU। तो मुझे फिर लग रहा है क्लियर हो जाना चाहिए। एटॉमिक मास, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरी साथ ध्यान देंगे, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास जो है दैट इज एटॉमिक मास। जबकि AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप की एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो है वो एटॉमिक मास है।
एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है ना। एक बार एटॉमिक मास यूनिट को भी क्लियर कर देते हैं। देख लीजिए बेटा, एटॉमिक मास को RAM इंटू 1 AMU कर दिया मैंने। RAM 32 था, 32 AMU, यहाँ 32 रख दिया, 32 AMU हो जाएगा। AM 16 16 AMU 14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक बार 1 AMU भी लिख ही लीजिए आप। 1 AMU, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 mass of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटोप। बिल्कुल बेटा, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, पता ही है, कार्बन 12 और कार्बन 14। उसके 1 एटम का, कार्बन 12 आइसोटोप के 1 एटम के मास का 1/12। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या नहीं, फिक्स है ये वैल्यू। कैसे है? क्योंकि जो 1/12 पार्ट करोगे एक एटम का कार्बन 12 का, मतलब 12 AMU, और 1 AMU हो गया, मतलब ये मान लो कि न्यूक्लियॉन्स के नंबर के बराबर हो गया। न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये आ जाएगा वैल्यू अपन, और 1 AMU हमारे पास में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। 1 AMU को हम लोग समटाइम्स यूनिफाइड मास भी कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU की वैल्यू लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम लोग 1 AMU इज इक्वल टू 1 U, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया से तुम्हें AMU की डेफिनेशन अपन आ गई होगी। 1 AMU जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, और ये कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट है। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास होता है 12 AMU, उसका 1/12 करोगे तो 1 AMU, और वो वैल्यू न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर है। न्यूक्लियॉन्स का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैंने एटॉमिक मास बता ही दिया तुम्हें, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार और पूरा करना चाह रहा हूं कि एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन लिख ही देता हूं। जैसे मैंने 1 AMU की डेफिनेशन लिख दी है बच्चों के लिए, तो वैसे ही बेटा मैं एटॉमिक मास भी लिख देता हूं एक बार। तो एक बार एटॉमिक मास भी लिख ही लीजिए आप। एटॉमिक मास, हाँ, एटॉमिक मास भी लिख ही लीजिए आप, AM। एटॉमिक मास is defined as mass of 1 atom of an element expressed in AMU, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास में? AMU में एक्सप्रेस होता है किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास। बार बार बोल रहा हूं मैं, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम Mg 24 AM, ठीक है ना। या अपन और बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास हैं, हाइड्रोजन 1 AMU, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। नाउ डेफिनेशन ऑफ मोल। मोल, देखो बेटा, मोल की डेफिनेशन तो बहुत सारे लोग पढ़ाते ही नहीं है, और पढ़ाते तो लिख देते हैं, क्योंकि खुद की समझ में क्या पता, कई बार टीचरों की नहीं आता हो, ऐसा भी हो सकता है। बट कई बार स्लिप करके मोल की कैलकुलेशन सिखाते हैं, तुम कहीं भी नोटिस कर लेना ये बात, सीधे मोल की कैलकुलेशन। अब बच्चों को मोल की कैलकुलेशन में मजा भी ज्यादा आता है, डेफिनेशन में उतना मजा नहीं आता जितना डेफिनेशन के बाद जो अपन क्वेश्चंस करते हैं उसमें मजा आता है। तो सीधे कुछ लोग तो डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते हैं मोल, और लिख देते फार्मूला मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, और सीधे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, और बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। लेकिन जब भी मोल की डेफिनेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो समझ लो कि गड़बड़ हो जाएगा उस बच्चे का जिस पे सिर्फ क्वेश्चन ही करने आते हैं। तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझें। मोल की डेफिनेशन में बहुत कुछ है जो हमें सिखाता है और जो हमें बहुत काम का देगा। चलिए, मोल की डेफिनेशन। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज द अमाउंट of a substance which contains
as many entities मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, etc, कुछ भी हो सकता है। as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। कार्बन 12 आइसोटोप यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बेस पर हम लोग 1 मोल को डिफाइन करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा अपन टिपिकल भी है, एकदम बच्चों को समझ में नहीं आती मोल के डेफिनेशन, और एनसीईआरटी बुक में भी राइट डाउन है, तो बच्चों को समझ में वहां भी नहीं आती। बच्चे बस स्लिप करके और क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे, और बच्चों को भी वही चीज अच्छी लगती है जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यार चलो सही है, बस क्वेश्चन आगे करने और भी यही आते हैं एग्जाम में। तो कई बार डेफिनेशन भी आती है, तो ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं बहुत बढ़िया से। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस ले लो तुम, सब्सटेंस तो बहुत सारी अवेलेबल है, कोई सा भी सब्सटेंस, तुम मार्कर ही ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल। हाँ, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, यानी कि 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतनी एंटिटीज होती हैं, उतने एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी टर्म में, मतलब एंटिटीज में सारे आते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, कुछ भी ले सकते हो इनमें से। मतलब ये स्लैश मैं लगा सकता हूं यहां पर कि भाई इनमें से कुछ भी ले सकते हो। एज देयर आर एटम्स इन कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही उस सब्सटेंस के एटम्स के बराबर होंगे, और वही उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा। यानी कि 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उतने नंबर ऑफ एटम्स के या आयंस के या मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बराबर होगा जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। यानी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, या आयंस के बराबर होगा, या मॉलिक्यूल्स, जैसा सब्सटेंस होगा, भाई आयंस है तो आयंस के बराबर, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स के बराबर, अगर एटम्स है तो एटम के बराबर, जितने की हमारे पास, और वही सब्सटेंस का 1 मोल होगा। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा अपन यहां पर और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा डेफिनेशन पर ध्यान दें। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है वो 1 मोल उस अमाउंट के बराबर होगा, यानी कि उतनी अमाउंट के बराबर होगा जिसमें विच कंटेन एज मेनी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उतनी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल के बराबर होगा जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, किसी सब्सटेंस का 1 मोल उतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, स्लैश लगा हुआ सब में, के बराबर होगा जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम है। यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में अगर एटम पता कर लो तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के होंगे, और वही सब्सटेंस का 1 मोल होगा। मुझे लगता है कि कुछ क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर ध्यान देना है, मैं आगे करने जा रहा हूं। सपोज मैं यहां लिख देता हूं 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा, और वही उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे। यानी किसी सब्सटेंस का 1 मोल उतने नंबर ऑफ एटम्स रखेगा जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स। तो कार्बन 12 आइसोटोप के अगर 12 ग्राम में एटम पता चल जाए तो हमें 1 मोल पता चल जाएगा। समझ लो, बस यही बात हमारी समझ में आ गई कि अगर कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आ गए तो हमारा काम बन जाएगा। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में अगर नंबर ऑफ एटम्स आ गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एक्स एटम एज्यूम कर लिया हमने,
कितने एटम, देखो जरा, लेट अस एज्यूम x number of atoms in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने एटम एज्यूम करें, x। थोड़ा सा समझो, मैं ऐसे समझाता हूं। मान लिया तुम्हारे पास कार्बन है, कार्बन 12 है, और उसके एक एटम का मास 1 ग्राम है, तो बताओ 12 एटम का मास 12 ग्राम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। लेकिन मैं दूसरे रिवर्स पूछता हूं, एक एटम का मास मुझे नहीं पता, या एक एटम का मास पता है मुझे 1 ग्राम है, और 12 ग्राम टोटल नंबर ऑफ टोटल मास है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 12 होंगे। क्लियर अपन? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कार्बन 12 आइसोटोप जो हमारे पास है उसके 12 ग्राम में अगर x एटम है, x एटम, 12 ग्राम में कितने एटम बोले मैंने? x। तो क्या मैं एक एटम के मास को x नंबर ऑफ एटम से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ 12 ग्राम के बराबर आएगा? नहीं, क्योंकि 12 ग्राम जो मास है वो x एटम का है। तो x एटम को अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स को अगर एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करूं तो 12 ग्राम के बराबर आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, x नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 ग्राम। बिल्कुल। तो अगर x की वैल्यू निकालनी हो नंबर ऑफ एटम्स तो मुझे यहां से आ जाने वाला है। क्या तुम्हें पता कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो 12 एम होता है? मैंने तो ये बात बहुत बार बता दी, किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है 12 एम हो गया। कौन सा एलिमेंट है? कार्बन 12। ये रहा कार्बन 12। तो ये बताओ 12 एम होगा क्या नहीं होगा? तो 12 एम अगर एक एटम का मास है तो मैं उस एक एटम के मास को अगर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास 12 ग्राम आएगा क्या नहीं आएगा? बिल्कुल 12 ग्राम आएगा। अब इधर एमयू है, इधर ग्राम है, क्या हम इसे इक्वलाइज कर सकते हैं? x इंटू 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 12। पे कट चुका हमारे पास, ये भी आ गया, ये वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। बिल्कुल बेटा, यही होता है 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस का मोल कितने के बराबर आ गया? 1 मोल। उतने नंबर ऑफ एटम जितने ऑफ द गिवन सब्सटेंस, और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने एटम्स आ गए? इतने एटम्स। यही हो गया 1 मोल भाई, यही है, यही तो है 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना होता है? 1 मोल में कितने अपन एटम्स होते हैं, कितने आयंस होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं, वो पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू, रिमेंबर इट, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, और इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एनी। ठीक है, अब ध्यान देना है। क्या मैं बोल सकता हूं 1 मोल में एनी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 2 मोल में 2 एनी नंबर ऑफ एटम होंगे, 3 मोल में 3 एनी नंबर ऑफ एटम होंगे, या 1 मोल में अपन एनी नंबर ऑफ आयंस हैं तो 2 मोल में 2 एनी नंबर ऑफ आयंस होंगे, या 1 मोल में एनी मॉलिक्यूल्स है तो 2 मोल में 2 एनी मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। पार्टिकल्स है तो 1 मोल में अपन एनी पार्टिकल्स हैं तो 2 मोल में 2 एनी पार्टिकल्स होंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए मोल पूछना है तो एनी से डिवाइड कर दो। तो क्या मैं बता सकता हूं मोल का फार्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स टू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये मोल का फार्मूला बन गया बेटा। मोल कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ एटम्स को एन से डिवाइड कर दीजिए आप, या मोल कैलकुलेट करने ना नंबर ऑफ आयंस को एन से डिवाइड कर दिया अगर आयंस है तो। मोल अगर कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन से डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन से डिवाइड कर दिए, मोल आ जाएगा। और मोल को अगर एन से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल आते हैं। तो इसी तरीके से एंजॉय कीजिए आप बढ़िया से, और फिर फुल एनर्जी के साथ हम अगला वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद और वीडियोस देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें शिव के चौहान SKC सर के नाम से, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से कंटिन्यू करिए, अच्छे से वीडियोस को देखिए और सीखिए बढ़िया से। थैंक यू।
अपन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, अपन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके माय डियर।